आज हम राजस्थान के एक ऐसे हिस्से की कहानी में उतर रहे हैं जो एक भौगोलिक किताब की तरह है। एक ऐसी किताब जिसके दो बिल्कुल अलग अलग अध्याय हैं। एक है सख्त पत्थरों और खड़ी ढलानों का, तो दूसरा ज्वालामुखी के लावे का। और ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि हाड़ौती का पठार ऊपर से देखने पर भले ही एक जैसा लगे, हाँ, लेकिन जब हम इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं तो इसमें कई अनोखी कहानियां मिलती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जमीन की बनावट का पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो आज हमारा मिशन है इस किताब के पन्ने पलटना, ताकि ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर ना लगे, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ लैंडस्केप नजर आए। चलिए तो फिर सीधे उस पॉइंट से शुरू करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। किस पॉइंट ने? कि ये पूरा इलाका, राजस्थान का ये कोना करोड़ों साल पहले खौलते हुए ज्वालामुखी के लावे से बना है। हाँ, ये बात ही अपने आप में कमाल है। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। हम बात कर रहे हैं क्रिटेशियस काल की, मतलब जब डायनासोर हुआ करते थे। बिल्कुल। तब जमीन के अंदर से निकला गर्म बेसाल्ट लावा एक विशाल इलाके में फैला और ठंडा होकर जम गया। अच्छा। इसी प्रक्रिया ने इस पठार की नींव रखी, जिसकी औसत ऊंचाई आज समुद्र तल से लगभग 500 मीटर है। और इस ज्वालामुखी वाले जन्म का असर सिर्फ इसकी ऊंचाई पर ही नहीं, बल्कि यहाँ के मौसम और मिट्टी पर भी पड़ा होगा, है ना? यकीनन। यहाँ की जलवायु को अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड श्रेणी में रखा गया है। लेकिन असली खजाना है यहाँ की मिट्टी। लावा के टूटने से यहाँ काली मिट्टी बनी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वर्टिसॉल्स कहते हैं। अच्छा, वही जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कपास, सोयाबीन और संतरों जैसी फसलों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। कमाल है। मतलब आमतौर पर हम ज्वालामुखी और लावा को तबाही से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ वही लावा इस इलाके के लिए वरदान बन गया। सही कहा। तो चलिए इस भौगोलिक किताब का पहला अध्याय खोलते हैं। ठीक है, तो स्रोत बताते हैं कि इसका पहला बड़ा हिस्सा है विंध्यन कगार। ये कगार शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? कगार का सीधा सा मतलब है किसी ऊंचे पठार का खड़ा किनारा। जैसे किसी टेबल का किनारा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये विंध्यन कगार दरअसल विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही एक फैला हुआ हिस्सा है, और ये बना है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से। तो अगर मैं कल्पना करूं तो ये एक तरह की पत्थर की दीवार जैसी है। ये राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है? इसका फैलाव काफी लंबा है। ये सवाई माधोपुर और करौली से शुरू होता है, रणथंभौर की तरफ से। हाँ, और फिर धौलपुर से होता हुआ दक्षिण पूर्व में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ तक चला जाता है। अच्छा, मतलब ये रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से लेकर मुकुंदरा के टाइगर रिजर्व तक एक तरह का प्राकृतिक गलियारा बनाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। तो मतलब दोनों जगहों की चट्टानों में समानता होगी? जी, इसलिए आपको दोनों जगहों की चट्टानों, घाटियों और बनावट में एक जैसी समानता दिखेगी। ये वही बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं। वाह। अब बात करते हैं खनिजों की। स्रोत बताते हैं कि यहाँ सिर्फ साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, और ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है। यहाँ व्यावसायिक रूप से मशहूर कोटा स्टोन निकलता है। अच्छा, वो हरे नीले रंग का पत्थर। जी, जो फर्श में लगता है। इसके अलावा धौलपुर का मशहूर लाल पत्थर भी यहीं से आता है, जिससे दिल्ली का लाल किला बना है। और एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है हीरे का जिक्र। क्या ये सच है? देखिए, स्रोतों में इसकी प्रबल संभावना जताई गई है। जहां पुरानी विंध्यन चट्टानें होती हैं, वहां हीरे मिलने की संभावना रहती है। जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना में। बिल्कुल। पन्ना भी इसी विंध्यन क्षेत्र का हिस्सा है। तो भूवैज्ञानिक मानते हैं कि राजस्थान के इस हिस्से में भी हीरे दबे हो सकते हैं। मतलब एक ही इलाके में खेती, घर बनाने के लिए पत्थर और शायद खजाने के लिए हीरे भी। ये तो प्रकृति का एक ऑल इन वन पैकेज जैसा लगता है। बहुत दुर्लभ है ये। अब चलिए किताब के दूसरे अध्याय पर चलते हैं, दक्खन लावा पकार। नाम से ही जाहिर है इसका सीधा संबंध उस ज्वालामुखी से है। एकदम। जहां विंध्यन कगार बलुआ पत्थर से बना है, वहीं ये हिस्सा सीधे सीधे उस बेसाल्ट लावा के जमने से बना है। पथरीला इलाका होगा फिर तो। हाँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसकी असली पहचान पत्थर नहीं, बल्कि उस पत्थर के टूटने से बनी उपजाऊ काली मिट्टी है। तो ये पठार राजस्थान में कहाँ-कहाँ नजर आता है? इसके मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला है ऊपरमाल पठार, जो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ तक फैला है। ऊपरमाल, हाँ, इतिहास में इसका नाम बहुत सुना है। और दूसरा है मालव प्रदेश,
जो असल में मध्य प्रदेश के मालवा पठार का ही एक सिरा है, जो राजस्थान में झालावाड़ और प्रतापगढ़ की तरफ आ गया है। अच्छा, स्रोतों में एक और बड़ी दिलचस्प बनावट का जिक्र है जो इसी लावा पठार के बीच में है, एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान। ये क्या है? ये प्रकृति का एक तोहफा है। सोचिए, चारों तरफ लावा की कठोर चट्टानें हैं और उनके बीच में एक नरम उपजाऊ मैदान। ये कैसे बना? हुआ ये कि चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती ने लाखों सालों तक इन चट्टानों को काटा और अपने साथ लाई मिट्टी जमा करके कोटा के आसपास एक तिकोने आकार का मैदान बना दिया। तो ये तो हुई पठार की बड़ी तस्वीर, एक पत्थरों का अध्याय, दूसरा लावा और मिट्टी का। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, असली जादू तो इसकी बारीक डिटेल्स में छिपा है। बिल्कुल, ये 3 गौण उप विभाजन इस किताब के वो पन्ने हैं जिनमें सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो पहली तस्वीर कौन सी है? पहली है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, क्रेसेंट शेप हिल्स। आधे चांद जैसी। हाँ, ये पहाड़ियां एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक घुमावदार आर्क में फैली हैं। इसमें 2 मुख्य श्रृंखलाएं हैं। पहली बूंदी की पहाड़ियां और दूसरी है मुकुंदरा की पहाड़ियां। इनका फैलाव कोटा से लेकर झालावाड़ तक है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में प्रसिद्ध मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बसा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, शाहबाद उच्च भूमि और वहां की घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां। ये तो सुनने में ही किसी कहानी जैसा लगता है। और ये असल में उतना ही अनोखा है। ये 12 जिले के पूर्वी हिस्से में है। अच्छा। यहाँ रामगढ़ के पास पहाड़ियों की एक पूरी श्रृंखला एक परफेक्ट घोड़े की नाल के आकार में मुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था। क्या? उल्कापिंड? हाँ, एक मीटियोराइट, जिसके इम्पैक्ट से ये विशाल गोलाकार गड्ढा या क्रेटर बन गया और उसी के किनारे आज हमें इन पहाड़ियों के रूप में दिखते हैं। कमाल है। मतलब गूगल मैप्स पर जूम करके देखें तो ये वाकई ऐसी दिखेंगी। निश्चित रूप से। ये इस पठार की कहानी का एक अद्भुत उपशीर्षक है। और तीसरा और आखिरी छोटा हिस्सा कौन सा है? तीसरा हिस्सा है डग दंगाधार उच्च भूमि। ये कहाँ है? यह झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक उठा हुआ पठारी क्षेत्र है। ये भी असल में मालवा पठार का ही एक विस्तार है। ठीक है, तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है। 2 मुख्य अध्याय और 3 दिलचस्प उपशीर्षक। ये सब मिलकर हड़ौती पठार की क्या कहानी सुनाते हैं? ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि हड़ौती का पठार कोई एक जैसा भूभाग नहीं है। ये एक जटिल मोज़ेक पेंटिंग की तरह है। अगर हम अपनी भौगोलिक किताब वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार इसके 2 मुख्य अध्याय हैं। एक कहानी बलुआ पत्थर की, दूसरी लावा की। बिल्कुल। और वो छोटे हिस्से, वो इस किताब के रोचक फुटनोट्स हैं। जैसे शाहबाद की घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां। हाँ, वो एक ऐसा ही आश्चर्यजनक चित्र है जो बताता है कि इस किताब में सिर्फ जमीन की ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आई आपदा की भी कहानी दर्ज है। तो अंतिम विश्लेषण ये है कि यहाँ विविधता ही मुख्य पहचान है। एक ही क्षेत्र में कठोर चट्टानें भी हैं और नरम काली मिट्टी भी। बिल्कुल। एक तरफ खड़ी ढलानें हैं तो दूसरी तरफ घुमावदार पहाड़ियां। यही भूवैज्ञानिक और कृषि संबंधी विरोधाभास इस क्षेत्र को इतना अनूठा बनाता है। तो आज हमने हाड़ौती के पठार की इस भौगोलिक किताब के कई पन्ने पलटे। हमने इसके 2 मुख्य हिस्से समझे। पहला, विंध्यन कगार जो अपने कोटा स्टोन और लाल पत्थर के ले जाना जाता है, और दूसरा दक्कन लावा पठार जो अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए एक कृषि पावर हाउस है। और हमने इसकी बारीक नक्काशी को भी देखा। हाँ, जिसमें बूंदी और मुकुंदरा की आधे चांद जैसी पहाड़ियां, 12 में उल्का पिंड के गिरने से बनी शाहबाद की अद्भुत आकृतियां, घोड़े की नाल जैसी, और झालावाड़ की डग गंगधार की उच्च भूमि शामिल है। ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में घूमता है। क्या? हम जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी लावा और करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से बना है। इसमें इतनी विविधता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इन चट्टानों की परतों के नीचे अभी भी ऐसे कई भूवैज्ञानिक रहस्य दबे हों जो हमें इस क्षेत्र के अतीत के बारे में, शायद डायनासोर के युग के बारे में कुछ बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियां बता सकते हैं। सोचने वाली बात है।